हाँ सर सर। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन के लास्ट सर लेक्चर में, हाँ बोलो। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो। सर जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ आपने ऐसे वीडियोस तो आपने देखे होंगे ना, जहाँ पे लोग टेबल क्लॉथ को इस तरह से पुल करे कि उस पे जो सामान होता है बिल्कुल मूव ही नहीं करते हैं। हाँ करते हैं ना, वो वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ सर, तो फिर ऐसे केस में उन पे फ्रिक्शन लगता है या नहीं? फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है, बट फ्रिक्शन के वर्क करने का टाइम, इम्पल्स जो है ना, उसका उसको शार्प इम्पल्स दिया जाता है। तो वो इतना फास्ट प्रोसेस है कि जितनी देर में फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा उससे पहले तक नीचे का चादर चला जाता है। तो फ्रिक्शन नहीं लगता है ऐसा नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन लगता है, बट किसी भी फोर्स इनटू टाइम जो इम्पल्स होता है, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना छोटा है कि फ्रिक्शन का इम्पल्स पुलिंग फोर्स के इम्पल्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि देखोगे उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो मान लो फ्रिक्शन है 2 न्यूटन का और अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन का, और 0.1 सेकेंड के लिए भी लगा, तो 50 न्यूटन इंटू 0.1 सेकेंड का इम्पल्स और फ्रिक्शन का 2 न्यूटन इंटू 0.1 सेकेंड का इम्पल्स, फ्रिक्शन का इम्पल्स बहुत छोटा होता है, इसीलिए फ्रिक्शन की वजह से चेंज इन मोमेंटम कम होता है समझा सर। ना। सर हाँ तो सर मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि वेट फ्लोर में हम लोग फिसल जाते हैं, तो तो इसका आंसर ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रफनेस को हटा के एकदम स्मूथ सरफेस बना के फ्रिक्शन को कम करवा देता है। फ्रिक्शन कम रहता है, स्मूथनेस और रफनेस को अभी मत देखो, वो अलग चीज है। चाहे जिस किसी भी तरीके से फ्रिक्शन कम होता है इसलिए फिसल जाते हैं। अच्छा सर, एक बार उसका एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लो लिमिटिंग फ्रिक्शन का? क्या क्या एक्सप्लेनेशन दो? सर आपने वो एक बार एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे हमने 3.5 मैक्सिमम फ्रिक्शन का। हाँ, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जैसे मैंने कहा था कि घर में मान लो एक ही जगह पर बहुत दिनों से सोफा या टेबल पड़ा है, तो पहली बार उसको अपनी जगह से हिलाने में ज्यादा फोर्स लगता है, बट एक बार हिल गया तो उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो रेजिस्टेंस है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और मोशन स्टार्ट करने वक्त जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। अच्छा सर, वो आपने एक बार उस पर एक लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया था लिमिटिंग फ्रिक्शन जब आप करवा रहे थे, उसका मतलब क्या था? सर आवाज आ रही है अब? हाँ सर, आ रही है। हाँ, यस सर। तो मैंने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मोशन स्टार्ट करते वक्त दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उनके बीच जो एडहेसिव फोर्स की बॉन्डिंग है उसको भी ब्रेक करना पड़ता है अदर देन फ्रिक्शन। तो इसीलिए उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा ज्यादा होती है, बट एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए लेस देन और इक्वल टू का साइन आपने वहां पे लगाया था? क्या? सर जो पूछा था वही उसका आंसर था, वो लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिखा था? लिमिटिंग फ्रिक्शन लेस देन बोला था, इक्वल टू नहीं बोला था। काइनेटिक फ्रिक्शन से लेस देन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से इक्वल टू होगा। देखो तो कहाँ लिखा था? सर ये वाला ऊपर ऊपर सर। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। नहीं सर, सर ऊपर जाइए हाँ, और ऊपर ऊपर।
सर वो सर ओवल के वहां पे लिखा है ना लेस देन इक्वल टू वो वाला। हाँ भाई, तो 3.5 पर मोशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब तुम्हें मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो 3.5 के बराबर होगा या उससे कम होगा, अच्छा है ना? क्योंकि मैंने तो 0.5 का गैप लिया है ना, 3 और 3.5 का, तो 3.49 भी लिमिटिंग हो सकता है ना। हाँ सर, इसलिए वो डाला। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है या फील्ड फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स मालूम है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होगे। यस सर। यस तो फील्ड फोर्स क्या होता है और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? सर, किसका डिफरेंस पूछा आपने? फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच का डिफरेंस पूछा मैं। सर, आवाज ब्रेक हो रहा है शायद। मैंने कहा फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच क्या डिफरेंस है? सर स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिव फोर्स होता है जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है, जो जब कंप्रेस या उससे स्ट्रेच करते हैं। फील्ड फोर्स का मतलब, सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि उस फोर्स को लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है, तो वो हो गया कांटेक्ट फोर्स। और जिस फोर्स को लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे एप्पल पेड़ से खुद ब खुद नीचे गया था, अर्थ हाथ उठा के उसको खींचने नहीं गया था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में था, इसीलिए फोर्स लगा mg नीचे। उसके लिए अर्थ और एप्पल के बीच कांटेक्ट की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, तो वो हुआ कांटेक्ट फोर्स। एक मैग्नेट रख दूं मैं यहाँ पर एक आयरन रख दूं, तो वो खुद ब खुद आएगा। हाँ सर। मैग्नेट को आयरन के साथ मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं है। बट जैसे फ्रिक्शन है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स तभी लगाएगा जब कांटेक्ट में होगा। हाँ सर। या किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं, तो वो सब कांटेक्ट फोर्स है। यस सर। लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। हाँ सर। ठीक है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, यस हाँ सर। सर। और इस ऑब्जेक्ट पर इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा होगा। हाँ सर। यस सर। इसमें से ये जो mg है वो फील्ड फोर्स है। हाँ सर। बट ये जो नॉर्मल है ये कांटेक्ट फोर्स है। यस सर। यस सर। अब यही ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मान लो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। यस सर। यस मोशन सर। कहाँ हो रहा है? अब मोशन मतलब इसमें दिखाई देगा तुम्हें, पेपर पर ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देता है, नहीं सर। है ना? हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स हो गया। हाँ सर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यस सर। एनर्जी नहीं आएगा उसमें।
mg तो ऑब्जेक्ट पर अर्थ लगाता है, सरफेस नहीं लगाता। हाँ सर। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस। तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर सम होगा। यस सर। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन होगा और रिजल्टेंट, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। रिजल्टेंट तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा ना। हाँ सर। तो ये मेरा होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल ही था। सर वापस बोल सकते हैं? अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता उस केस में रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल ही था। हाँ सर होता। हाँ सर। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो किसी भी सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसमें देखोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। होगा ऐसा। हाँ यस सर। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो tan थीटा की वैल्यू म्यू हो गई, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया tan इनवर्स म्यू। ठीक है। हाँ। तो ये आपका Yes, sir. फॉर्मूला हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इसका डेफिनेशन हो गया एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
सर बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर, आपने फर्स्ट लाइन में वो क्या लिखा है, बाई के कहाँ बाद? पर? कहाँ बाई कहाँ? बाई के बाद क्या लिखा है? आई। हाँ, बाई उस लिखकर सरफेस लिखना है उसके बाद। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस। सर बोलो, हो गया? सर आप सर वो आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा, रिजल्ट इन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एसएन और क्या लिखा वो? सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। सर डन। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट देना, लास्ट लाइन लिखना है। सर वो एस एन आर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ना? हाँ, हो गया। हाँ सर हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। सर, चलो एक क्वेश्चन करो। लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर मूव करता है, इस तरह का। यस सर। हाँ सर। वो सब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने, एमजी कॉस थीटा साइन थीटा में रिजॉल्व करने, ये सब आपको आता होगा। हाँ सर। उसी में एक क्वेश्चन ऐड हो गया, नया कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बताओ सॉल्व करके।
कोशिश करो जल्दी।
आया कुछ आंसर किसी को? सर सर कर रहे हैं। 0.09। 0.09 इसका आंसर नहीं पता मुझे। नहीं मुझे कोई डर ये इंक्लाइंड प्लेन है, यस सर। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। इस पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितना? 400 न्यूटन, और इसका मास है 20 kg। तो मास दे रखा है 20 kg, और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एफ इधर लगेगा, यस सर। कुछ mg नीचे लगेगा, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा परपेंडिकुलर, और ये Yes, जा sir. रहा है ऊपर। तो ऊपर जा रहा है मतलब फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। यही कहानी होगी। यस सर। यस सर। एफ का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F/√2, यस सर। mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg/√2, और F Yes, का sir. भी कंपोनेंट इधर हो जाएगा F/√2, और mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा फ्रिक्शन के साथ साथ mg/√2। ऐसा हो जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को फ्री बॉडी डायग्राम में? नो सर। नहीं। एक्सीलरेशन 0.6 मीटर पर सेकेंड लगता है, ठीक है, जो भी वैल्यू है। एक्सीलरेशन का वैल्यू दे रखा है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। तो आपसे म्यू का वैल्यू पूछा है। देखो, इस ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो ऐसा मिलेगा F/√2 माइनस फ्रिक्शन माइनस mg/√2 इज इक्वल टू ma। हाँ सर। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो F/√2 प्लस mg/√2। ऐसा यस होगा। सर। हाँ सर। इसको मान लो इक्वेशन 1। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 और 2। तो F/√2 माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू n माइनस mg/√2 दिस इज इक्वल टू ma। अब n का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो F/√2 माइनस म्यू इंटू F/√2 प्लस mg/√2 माइनस mg/√2 दिस इज इक्वल टू ma। यही म्यू का वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ पता है। यस सर। यस सर। एफ है मेरा 400 न्यूटन, तो 400/√2 कितना होगा? 200 200√2। तो ये हो गया 200√2 माइनस म्यू इंटू 200√2। मास कितना है? 20 kg।
तो mg 200 by root 2 200 100 root 2 हाँ सर हाँ सर again minus 100 root 2 is equal to 20 into 0.6 that is 12 यस पक्का तो 200 minus 100 that is 100 root 2 minus 300 root 2 mu this is equal to 12 यस सर तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू दिख रही है 100 root 2 minus 12 upon 300 root 2 ऐसा कुछ यस सर है ना देखो कितना होगा मुझे नहीं पता रूट 2 1.414 होता है तो 141 पकड़ लो -12 अपॉन 141 into 3 ऐसा होगा हाँ सर कितना हो जाएगा बताओ 129 अपॉन 423 देखो कितना आएगा 0.3 समथिंग कुछ आएगा ना 0.3137 हाँ सर वही आ रहा है आया समझ में सर जल्दी से Yes, बताओ। सर बोलो कोई कुछ पूछ रहा है सर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना हाँ मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा हो गया आगे बढ़ूं नो सर नो सर सर हम्म सर क्या सर म्यू एक यूनिटलेस क्वांटिटी है हाँ अच्छा
हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। एक और क्वेश्चन करो। तो कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? सर Sir, less than equal to 20. रेंज ऑफ फोर्स है तो दो केस होगा। जैसे 2 kg के ब्लॉक को ऊपर से फोर्स लगाओगे तो कितना, इसमें दो केस होगा, कितना फोर्स लगाए कि नीचे नहीं जाए, आई बात समझ में, और कितना फोर्स लगाए कि ऊपर भी नहीं जाए। तो इसमें दो केसेस लेके सॉल्व करने होंगे आपको। नहीं समझा? सर आपका थोड़ा कम आ रहा है, आप क्या बोले? मैंने बोला ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर मूव नहीं करने देना है, यस हाँ, सर। है ना ऐसा? हाँ तो सर। एक केस हो सकता है जब ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की हो, हाँ और सर। दूसरा केस हो सकता है जब ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की हो। ठीक है, हाँ सर। यस सर। तो एक एक करके देखो। फर्स्ट केस, for the block not to flip down, तो मुझे ये जो F है इसको नीचे जाने से रोकना है, हाँ सर। यही मतलब हुआ ना। तो नीचे जाने देने से रोकना है, तो इस केस में mg sin थीटा इधर लगेगा नीचे, ये इसको नीचे ले जाएगा ना, हाँ सर। और मुझे इसको नीचे नहीं जाना है, तो इसको नीचे जाने से फ्रिक्शन अपोज करेगा, Yes, हाँ sir. सर। है ना। तो इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि F प्लस फ्रिक्शन दिस शुड बी इक्वल टू इक्वल्स टू mg सर। mg sin थीटा, यस सर। या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि F प्लस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन sir. तो 0 से म्यू के बीच में कुछ भी लगता है। समझा कुछ? सर ये नहीं समझा। तो नहीं समझा। नहीं, मुश्किल नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये समझा? हाँ सर ये समझा। हाँ सर। हाँ सही समझा। फ्रिक्शन फोर्स होता है, हो गया मेरा mg sin थीटा माइनस f, ये समझा? हाँ सर। यस सर। We know that friction force is always less than equal to mu n, ये समझा? यस सर। समझा कि नहीं? Yes, sir. तो mg sin थीटा माइनस f should be less than equal to mu टाइम्स n, कितना हो जाएगा? mg cos थीटा के बराबर यस सर। होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन से बहुत किए होगे तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में। नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg cos थीटा इधर, होगा ऐसा? Yes, sir. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f should be greater than equal to mg कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, लिख सकते हैं। यस लिख सर। सकते हैं। मास कितना है? 2 kg, तो 20, थीटा 37 डिग्री, साइन 37 3/5, म्यू कितना है? 0.5। 0.5।
मतलब 1/2 into cos 37 4/5. तो F should be हाँ, greater sir. equal to 20 न्यूटन। ये एक मिला मुझे। तो ये तो पक्का है कि जब 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा तो नीचे तो नहीं गिरेगा, ये पक्का है। लेकिन हम लोगों को नीचे भी नहीं गिरने देना है और ऊपर भी नहीं ले जाने देना है। हाँ, यही sir. बात है ना। हाँ सर यही है। तो सेकेंड केस, तो मतलब अगर फोर्स लेस देन 20 न्यूटन हुआ तो वो नीचे जाएगा। नीचे गिर जाएगा। तो सेकेंड केस, फॉर ब्लॉक नॉट टू मूव अप। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा ना सर इसमें इसमें। ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है। तो ऊपर जाने से कौन कौन रोकेगा? एक तो mg sin थीटा रोकेगा और दूसरा फ्रिक्शन रोकेगा। फ्रिक्शन क्या है? मैं बताया था, पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो जब टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो उसका भी अपोज करेगा, नीचे जाने की होगी तो उसका भी अपोज करेगा। Yes, sir. यस सर। तो इस केस में इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। यस तो सर। यहाँ पर मुझे मिलेगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू F माइनस mg sin थीटा। यस सर। मिलेगा? हाँ सर। हाँ सर। अब ये फ्रिक्शन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। मतलब F माइनस mg sin थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ऐसा होगा? Yes, sir. तो यहाँ से मिलेगा F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। उसमें भी यही आया था क्या? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? पहले केस में इसकी टेंडेंसी थी ऊपर जाने, नीचे नहीं गया, तो फ्रिक्शन इधर। तो F प्लस फ्रिक्शन mg sin थीटा माइनस F। यहाँ पे गलत हो गया ना बेटा। F शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा होगा ना। ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। समझ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो 3 माइनस 2 1/5, तो 20 इंटू 1/5 4 न्यूटन होगा ये। ठीक है? इस केस में यस सर। F शुड बी लेस देन इक्वल टू mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा जो ऊपर किया था। तो हाँ ये सर। 20 न्यूटन आ रहा है। यस सर। ऊपर नहीं जाएगा, उसके लिए F शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन होना चाहिए। तो इन दोनों हाँ, केस को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो रेंज ऑफ F पूछा है ये हो जाएगा। ऊपर वाला कितना था? So 4. तो 4 न्यूटन से 20 न्यूटन आंसर होगा। 4 से कम लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, 20 से ऊपर लगाएंगे तो ऊपर जाने लगेगा, 4-20 के बीच कुछ भी लगाएंगे वहीं पर रुका हुआ रहेगा।
यस सर। हाँ हाँ समझ सर। आया? यस यस सर। सर। कोशिश करो, सब टाइप का एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लिखे चुके होगे ऊपर, इसको कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का? फालतू कितने मार्क्स का नहीं मतलब, अब उसमें क्वेश्चन में यही मल्टीपल करेक्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन है और क्या। तो मुझे समझाना था इसलिए इतना लिखा, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके सर। 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 हाँ बोलो। सर आपने फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन लिखा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए लिखा है ना? बताया था कि फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम तक के बीच कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कितनी है। हाँ सर। बराबर। है सर ना? जब रेस्ट पे होगा तब ना? हाँ जब रेस्ट पर हो, नहीं रेस्ट पर हो या मोशन में हो उससे नहीं मतलब है, किसी भी केस में फ्रिक्शन मूवमेंट से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं। है ना? फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन से ज्यादा तो नहीं हो सकता। आया समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है।
डन सर। हो गया सबका? 1 मिनट सर, डायग्राम बना है। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ yes, सर, हाँ सर। हो गया। एक और देखो, थर्ड टाइप का प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है दिमाग लगाने के पॉइंट से। फ्रिक्शन में थ्योरी कुछ नहीं है, जो आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हो वही है। फर्क सिर्फ इतना है, फ्रिक्शन फोर्स से एक मूवमेंट होता है, वही ऐड हुआ है इसमें, इससे ज्यादा थ्योरी कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखो, लॉज ऑफ मोशन में जो भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे उसमें एक फ्रिक्शन ऐड हो गया, इससे अधिक कुछ नहीं। तो कोशिश कीजिए।
आया कोई? सर बोलो। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सर, नहीं गलत आया। चलो देखो इधर, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 1 kg का भी और 2 kg का भी। 1 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ये हो जाएगा 10 sin 37। यस सर। sin 37 कितना होता है? 3/5 3/5। तो 10 into 3/5 6 6 न्यूटन इधर होगा। 8 न्यूटन इधर होगा। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर होगा, होगा। यस सर। 1 हाँ, kg सर। और 2 kg के बीच का कांटेक्ट फोर्स N इधर होगा, यस सर। और फ्रिक्शन 1 इधर होगा। ठीक है। 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो 12 न्यूटन इधर होगा, 16 न्यूटन इधर होगा, फ्रिक्शन 2 इधर होगा, और ये 2 kg वाला 1 kg वाले पर जितना N इधर लगा रहा है, ये उतना ही N इस पर इधर लगाएगा, हाँ सर। और इसका सरफेस नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल। इधर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब दोनों मूव कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता। फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1 N1 होगी, तो N1 8 into 0.5 4 न्यूटन होगी, और फ्रिक्शन फोर्स 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? μ2 N2, तो 16 into 0.2 8 न्यूटन होगी। ये Yes, सब sir. बात समझ रहे हो जो मैं लिखे जा रहा हूँ? यस सर। पक्का? हाँ सर एक बार फिर से बताओ ना। बस इसीलिए क्या फिर से बताऊं, बोलो। सर फ्रिक्शन की लेस देन 4 न्यूटन होना चाहिए। फ्रिक्शन μ1 N1, μ1 कितना है 0.5, N1 कितना है 8, तो 0.5 into 8 4 न्यूटन। तो अगर चल रहा है तो 4 न्यूटन लगेगा, रुका हुआ है तो 4 न्यूटन से कम जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा, मुझे नहीं पता। हाँ सर। है ना? हाँ बराबर। अच्छा, अब कॉमन सेंस से देखो, ये है 6 न्यूटन, तो 6 प्लस समथिंग, और अपोजिंग फोर्स है 4 न्यूटन तक की, तो जरूर चल रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर नीचे जाता होगा। तो ये नीचे जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन 2 है 8 न्यूटन तक। अब ये इसके साथ नीचे जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे नहीं पता। हाँ सर नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना? नो सर। तो अपने मन से हम मान लेते हैं
कि दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन ए है। ये मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है, क्योंकि अगर Okay, sir. दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन नहीं होगा तो कांटेक्ट में नहीं होगा। नहीं होगा सर। हाँ और सर, नहीं होगा। कांटेक्ट में नहीं होगा तो n की वैल्यू या तो जीरो या नेगेटिव आएगी। हाँ सर। तो अगर n की वैल्यू जीरो या नेगेटिव आती है मतलब मेरा एजम्पशन गलत है, और पॉजिटिव आती है तो जो हमने माना है वो सही है। यस। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे पहले वाले का 6 प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट इज 2 प्लस n इज इक्वल टू ए, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। दूसरे वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? 12 माइनस n माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, यस सर। दैट इज 4 माइनस n इज 2a, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सर A2 आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मुझे a की वैल्यू और n की वैल्यू मिलेगी। हाँ सर। दोनों को ऐड करेंगे तो 6a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, हाँ हाँ सर, सर। N0। और n की वैल्यू 0. 0। तो n की वैल्यू 0 आ गई, मतलब दोनों कांटेक्ट में नहीं है। नहीं है। हाँ सर। तो दोनों कांटेक्ट में नहीं है मतलब ये जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों साथ साथ चल रहा है, हम दोनों इंडिपेंडेंटली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। नेगेटिव आता मतलब आई बात समझ में? हाँ सर। कांटेक्ट में नहीं है तो n की वैल्यू 0, तो दोनों का एक्सीलरेशन 2 आ रहा है, तो दोनों चल रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में नहीं है। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। पक्का? यस सर। सर हाँ सर वो वापस वो पॉजिटिव वाला बताएंगे तो क्या होगा अगर n पॉजिटिव आया तो? हाँ, तो पॉजिटिव ही तो है। अच्छा सर। सर मैंने 2 ही बोला था। तो ही बोला था। हाँ सर। ठीक है फिर। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। सर वेट।
कुछ गलत किया? गलती मिली कहाँ से? गलती दिख रही है तुम लोगों को? 16 यहाँ μ2 0.2 है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर सर। अभी आ रही है। तो 16 इंटू 0.2 8 नहीं होगा, हाँ सर। 3.2 होगा ना? यस सर। तो ये 3.2 होगा। तो यहाँ पर जो मैंने 8 लिखा है, ये 8 नहीं 3.2 होगा। ठीक है, तो 12 माइनस 3.2 कितना होगा? 8.8। 8.8। तो a की वैल्यू 2 नहीं आएगी, a की वैल्यू होगी 10.8/3। सर 3.6 आ रहा है। 10.8/3 कितना आएगा? सर 3.6। 3.6। तो एक्सेलरेशन आएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और m कितना आ जाएगा? तो a माइनस 2, तो 3.6 माइनस 2 दैट इज 1.6 न्यूटन, है ना? ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ सर समझा। यस सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर कॉपी। आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं। सर एक डाउट था मुझे। बोलो। सर मतलब मैंने थोड़ा अलग वे से किया था। पहले मैंने हाँ 2 kg वाले ब्लॉक का ये निकाला एक्सेलरेशन, अगर वो इंडिविजुअली रखा जाता, हाँ, वेरी और गुड। 1 kg वाले ब्लॉक का इंडिविजुअली रखा तो सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन फर्स्ट ब्लॉक के से ज्यादा आ रहा था। तो उससे हाँ, तो इसका मतलब मतलब है दोनों साथ साथ जाएगा। हाँ दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मैंने मतलब अगर वो दोनों साथ में जा रहे हैं तो उनके फोर्सेस भी एक साथ ही लगेंगे ना। हाँ, तो कांटेक्ट मैंने में होगा ये डिसाइड करने के लिए वैसा किया, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। ठीक किया, अच्छा है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, सेम क्वेश्चन है, म्यू का वैल्यू इंटरचेंज कर दिया मैंने। उसमें म्यू 1.5 था, म्यू 2.2 था, अब मैं म्यू 1.2 कर दिया, म्यू 2.5 कर दिया। इसी क्वेश्चन को कीजिए फिर से। सर लेकिन मेरा डाउट अभी भी मतलब सॉल्व नहीं हुआ। क्या डाउट है, बोलो। सर मैंने मतलब जो फोर्स है मेरा वो मैंने क्या किया, mg sin थीटा पहले वाले ब्लॉक का और दूसरे वाले ब्लॉक का ऐड किया और उसको अच्छा किया। दोनों फ्रिक्शन से इंडिविजुअली ये कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक किया। अच्छा फिर डिवाइडेड मेरा बाय टोटल मास कर दिया। हाँ सर, मतलब फिर शायद मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। वही आंसर आएगा। देखो तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ, 1 मिनट का काम है। अगर तो ये डिसाइड कर लिए आपने कि दोनों साथ साथ चल रहा है, तो शॉर्टकट के हिसाब से ऐसे कर लो। देखो वही आंसर आएगा, अलग क्यों आएगा? तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो होगा m1 प्लस m2 g sin थीटा हाँ सर। माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होगा। यस सर। अच्छा, तो g sin थीटा कितना हो जाएगा? sin 37 3/5 10 into 3/5 6 यस सर। माइनस फ्रिक्शन 1 4 और फ्रिक्शन 2 3.2
तो 4 प्लस 3.2 7.2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 प्लस 1 3 kg, 3. Yes, sir. तो कितना हो गया 6 माइनस Minus 1.4. 2.4, sorry. 2.4, देखो उतना ही आया 3.6, Yes, sir. तो वैसे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। Okay, sir. Thank you, sir. आया समझ में। हाँ सर, समझा। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करो। सर मतलब वो बोलो सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर जो आपने सेकेंड मेथड किया उसमें पूरा एक सिस्टम कंसीडर किया क्या? हाँ, उसमें पहले ये डिसाइड कर लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब वो पूरा एक सिस्टम बन गया और उसका मास m1 प्लस m2। हाँ, ओके। Sir, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। sir आंसर मिल गया। किसका आंसर? सर एक्सीलरेशन 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कांटेक्ट फोर्स 1.6 न्यूटन। सेकंड का नहीं, गलत आंसर है शायद। फिर से कोशिश करो।
हेलो। सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर मुझे एक्सेलरेशन 2.8 आ रहा है। गलत आ रहा है। और कोई? सर दोनों साथ में नहीं चलेंगे सर, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव आएगा सर। हाँ, दोनों साथ में नहीं चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन कोई आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ सर। सर, तो पहले वाले का ज्यादा है, है ना? 4.2। हाँ सर। तो दोनों इंडिविजुअली चलेंगे, ये बात समझ आई? हाँ यस सर। सर। सबको चमका ये कि नहीं? सर सॉल्व कर देंगे। हाँ कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा।
तो जैसा सब कुछ था पहले ठीक वैसे ही ये हुआ नॉर्मल 1, ये हुआ इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स N, और ये हो गया 6 न्यूटन, 6 और ये हो गया 8 न्यूटन, और ये हो गया फ्रिक्शन 1। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू इस केस में 8 इंटू 0.2 1.6 न्यूटन आएगा। यस सर। यही 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इधर 12 न्यूटन, इधर नॉर्मल N, इधर फ्रिक्शन 2, इधर नॉर्मल N2, और इधर ये 16 न्यूटन होगा ऐसा। और यस सर। फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू 16 इंटू 0.5 8 न्यूटन हाँ सर। का होगा। हाँ सर। अब एक तरीका ये है कि मुझे नहीं मालूम है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे और उससे नॉर्मल निकालेंगे तो देखेंगे नेगेटिव आ गया या 0 आ गया। हाँ सर। एक ये तरीका है। दूसरा कॉमन सेंस से सोचो कि 6 माइनस 1.6 तो 4.4 हो गया। 6 माइनस 1.6 4.4 हो गया। हाँ सर। तो अगर दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन 4.4 इधर है, हाँ सर। और इसका एक्सेलरेशन 12 माइनस 8 4/2 2 इधर है। तो आगे वाले का एक्सेलरेशन पीछे वाला से ज्यादा है तो वो तो आगे निकल ही जाएगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो हम ऐसा, बट आप लोगों को समझना है तो प्रॉपर लिख लीजिए, लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। जैसा पहले किया था। तो जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तब जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, तो 6 प्लस 12 ड्राइविंग फोर्स माइनस 1.6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो बता दो ये वैल्यू कितना आया। 2.8। 12 प्लस 6 18 माइनस 8 10 10 माइनस 1.6 that is 8.4 upon 3 2.8। 2.8 तो 2.8 मीटर पर सेकंड आया, ये हमने अज्यूम किया है। अब इसका हाँ, सर। वैल्यू दोनों में से एक में पुट कर दो तो n मिल जाएगा। हाँ सर। तो 6 प्लस n माइनस 1.6 दिस शुड बी इक्वल टू a। यस सर। तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यस सर। 1.6 प्लस a तो यहाँ से n नेगेटिव आएगा, ये पक्का है। हाँ सर।
तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बता दो वैसे? माइनस 1.6. -1.6 न्यूटन। तो ये जो हाँ n का वैल्यू आया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यस सर. n जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हाँ तो सर, इसका नहीं है सर। मतलब है कि हेंस बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। क्लियर है? ओके सर. हेंस बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेट। आया समझ में? यस सर. सर. और दोनों दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू 0 है। हाँ सर. तो n का वैल्यू 0 है तो फर्स्ट ब्लॉक का ऐड होगा। आया समझ में? यस सर. तो n 0 है तो फर्स्ट ब्लॉक का कितना होगा? 6 माइनस 1.6। तो आया समझ में? यस सर. 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 हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो सर मतलब क्योंकि जो नॉर्मल का जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव या जीरो होना ही पड़ेगा, इसलिए आपने एक्सेप्ट नहीं किया 1.6. हाँ क्या बोल रहे हो? सर आपने जो -1.6 जो नेग्लेक्ट किया था वो इसलिए क्योंकि वो मैग्नीट्यूड क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड बताना चाहता है और पॉजिटिव या जीरो होना ही चाहिए, इसलिए आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. कोई ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा पॉजिटिव, और नहीं कांटेक्ट में है तो जीरो होगा। नेगेटिव तो नॉर्मल रिएक्शन हो नहीं सकता। हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, तो A1 मुझे मिल गया 6 माइनस 1.6, कितना हो गया? 4.4. 4.4। तो A1 हो गया 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 कितना हो गया? 12 सर minus 8 by मतलब एक्सेलरेशन भी अलग होगा ना? A2 हो गया 12 माइनस 8 अपॉन 2, Yes sir. दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर. तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, Yes sir. में SC से सर आवाज ये नहीं आ आपका रहा है होमवर्क है। ठीक है, सर क्वेश्चन आई नहीं सर, दे रहा. आवाज नहीं आ रहा है।
चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में सर आपने कुछ तो बोला ना। मिलते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 121। अच्छा मॉड्यूल से ना। एस.टी. वर्मा बुक से। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। सर सब्जेक्टिव वाला